बच्चों, आज के वीडियो में हम एक नए विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। उस विषय का क्या नाम है? भारत की गुप्तचर, दैट मीन्स की स्पाई व्यवस्था। इसको हम खुफिया भी कहते हैं और जासूसी व्यवस्था भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यही होता है कि ये राष्ट्र हित में अलग अलग जगहों पर जाकर के अनेक सूचनाएं जो कि राष्ट्र और जनता के विरुद्ध जा रही है उसको सरकार को सौंपना, जिससे कि सरकार उन चीजों को दमन कर सके, जो अव्यवस्थाएं फैलाने वाले तत्व हैं उनका दमन कर सके। तो ऐसा नहीं है कि वर्तमान भारत में ही गुप्तचर व्यवस्था है या विश्व के ही वर्तमान विश्व में ही हर जगह पर गुप्तचर व्यवस्था है। हमारे यहां जो है आदिकाल से गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। रामायण को अगर आप देखेंगे, पवित्र ग्रंथ, उस ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के एक गुप्तचर का नाम क्या था? दुर्मुख। वो विशेष और कृपा पात्र था भगवान राम जी का, जो कि उनको अयोध्या नगरी के प्रजा के बारे में संपूर्ण सूचनाएं देता था। ठीक है, ये तो हमने पौराणिक काल की बात किया। अब आते हैं हम इतिहास के उस पन्ने की तरफ जहां पर कि हमको क्लियर इसका और उल्लेख मिलता है। वो क्या है? वो अगर आप देखेंगे तो यूं तो मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख किया गया है कि गुप्तचर व्यवस्था थी, गुप्तचर का क्या कार्य होता है। लेकिन कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य और विश्वगुप्त भी कहते हैं, उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में दो तरह के विशेष गुप्तचर का नाम लिया है। उसने कहा है कि एक समष्टि होता है और एक संचार होता है। समष्टि क्या करता था? वो स्थानीय सूचनाएं देता था राजा को कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। और दूसरा संचारी था, वो घूम घूम कर हर जगह पे जा जाकर व्यवस्थाएं लाता था, सूचनाएं देता था कि राज्य में क्या हो रहा है, जनता के बीच क्या स्थिति चल रही है, जनता, जिससे कि राजा जो है जनता के लिए परोपकारी व्यवस्था कर सके और साथ ही साथ दुश्मन या आकांक्षा राष्ट्रों के विरुद्ध भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। ठीक है, आइए हम तो मतलब प्राचीन व्यवस्था की चर्चा कर लिए हैं, लेकिन अब आइए हम वर्तमान भारत की चर्चा करते हैं, क्योंकि हर दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर होता है। तो पहले हम जो जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है LIU। LIU क्या है? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। लोकल फुल फॉर्म क्या है? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, अब ये क्या करता है? इसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई है। पहले क्या था? पहले किसका ये पार्ट था उसके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करने जाएंगे। इसको इस पिन पर फिर से आएंगे। ये क्या है? वो ऐसे कर भी लेते आगे है। इसका पहले उद्देश्य क्या था कि वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की व्यवस्था में कहां पे कोई कमी आ रही है या उनके लिए कोई खतरा तो नहीं बन रहा है, इन्हीं के लिए विशेष रूप से इसका गठन किया गया था। और शुरू में क्या था? ये सीआईडी का पार्ट था, जिसका आपने लिखा है सीआईडी से 1958 में इसको सीआईडी से अलग कर दिया गया। अब क्या था कि ये है क्या चीज? यह पुलिस की खुफिया इकाई है। पुलिस की खुफिया इकाई क्या मतलब हुआ? यह स्थानीय स्तर पर काम करता है, जिले स्तर पर काम करता है। जिले स्तर पर काम करता है तो इसका कार्य क्या होता है उसको भी हम देखते हैं। इसके तो मेन मुख्य अधिकारी होते हैं और वह एसपी, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं इस खुफिया के, जो कि इसके इंचार्ज बनाए जाते हैं। ठीक, इसका कार्य क्या है? कानून व्यवस्था, दैट मीन्स कि लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करने वाली सूचनाएं जुटाना, राजनीतिक घटनाक्रम, विदेशी आवागमन पर निगरानी, शस्त्र आवेदन, विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी पाने वालों के लिए पासपोर्ट संबंधी वेरिफिकेशन करना। अब देखिए इसकी चर्चा करते हैं। अब मान लीजिए कानून व्यवस्था की बात आती है। कानून व्यवस्था में क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा कहीं बम फूट रहा है, कहीं पर दंगा फसाद हो रहा है, तो आदमी कहता है कि LIU फेल हो गया। भाई LIU फेल हो गया तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो LIU को सूचना देता है कि वहां पे दंगा फसाद हो सकता है, वहां पे जुलूस पे लोग विद्रोह कर सकते हैं, वहां आगजनी हो सकती है, वहां पत्थरबाजी हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्यापक व्यवस्था हो जाती है। सरकार उसके लिए पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है, पुलिस व्यवस्था कर सकती है। लेकिन होता क्या है, या
कि अगर जानकारी नहीं हुई तो अचानक क्या होता है, मालूम होता है कि वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, वहां पर भीड़ ने उपद्रव कर दिया, आगजनी घटनाएं होने शुरू हो गई। तो इस तरह की व्यवस्था में एलआईयू का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर वो सही समय पे इस तरह की सूचना दे दे कि वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है, तो सरकार जो है पुलिस बल से उस स्थिति का अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगी। ठीक। अब दूसरी, तो ये जब सूचनाएं इकट्ठा करेंगे, अब मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी भी है, विरोधी पार्टियां हैं, वो क्या कर रही हैं, वो लोगों को उकसाने का काम कर रही हैं, तमाम जुलूस हो रहे, तब तमाम मीटिंग हो रही है, तो ये उनकी भी सूचना देते हैं कि भाई वहां पर आज ये हुआ, लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा कर दो, तो शायद सरकार के खिलाफ ऐसा करने में सफल हो जाएंगे और हम सत्ता के लिए प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। अब विदेशी आवागमन, विदेशी आवागमन का क्या मतलब है? विदेशी आवागमन का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई विदेश से किसी का रिश्तेदार आया है, वो तो कहा मैं देश में घूमने आ रहा हूं, चलो भैया मुझे हिस्टोरिकल प्लेस दिखा दो, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है सब दिखा दो। वो उसको ले गया, मालूम हुआ क्या कि वो वहां फोटोग्राफी कर रहा है चीजों की, गोपनीय ढंग से आया था बताने के लिए कि मैं तो अपने रिश्तेदार के यहाँ आया हूं फला कंट्री से, लेकिन वो क्या कर रहा है, मालूम हुआ कि वो कुछ गोपनीय सूचना इकट्ठा कर रहा है। तो उसकी हर एक गतिविधि पर, एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है कि ये आदमी अगर जिसके यहाँ आया है कब गया, कहां से गया, कहां कहां गया, इसकी सूचनाएं वो ट्रांसफर करता जाता है एलआईयू कि भाई ये आदमी आज यहाँ पे गया हुआ, यहाँ पे गया, उसके टेस्ट किया जाता है, जिस जगहों पे जाता है उसको उसके पीछे उसकी निगरानी रखी जाती है। तो यही चीज हमने कहा है विदेशी आवागमन। इसका मतलब नहीं है कि विदेशी आवागमन का मतलब है कि हम क्या कहते हैं एयरपोर्ट का काम कर रहे हैं। फिर क्या होता है, सरकारी विभाग में नौकरी पाने वालों के पासपोर्ट संबंध के तथा पासपोर्ट संबंधित वेरिफिकेशन। मतलब क्या है कि जो सरकारी विभाग में लोग नौकरियां पाते हैं, तो सरकारी विभाग में नौकरी पाने वाला का उच्च चरित्र, उच्च स्तर का होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्थानीय स्तर पर बहुत दबंग होते हैं, ठीक है, वो नौकरी में भी किसी तरीके से पा गए, लेकिन उनका कोई हिस्ट्री कार्ड नहीं थाने में होता है। क्यों? क्योंकि अपनी दबंगई से व्यवस्थाओं पे, तो स्थानीय व्यवस्था पे दबंगई से कंट्रोल किए रहते हैं। पुलिस थाने में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अन्यथा क्या पुलिस थाने से एक रिकॉर्ड मंगा लिया जाए, भाई ये इस आदमी के खिलाफ यहाँ पे कोई जांच तो नहीं चल रही, कभी किसी केस में तो इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, कभी कुछ नहीं, तो सूचनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी कई बार चीजें स्किप हो जाती है। मालूम है कि तमाम अपराधी भी हैं, लेकिन वो अपराधी हैं स्थानीय स्तर पे, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में वो कहीं अपराध की सूची में नहीं आए हैं। तो ऐसे लोगों को नौकरी में रखने के पहले इनका वेरिफिकेशन कौन करता है? तो एलआईयू रिपोर्ट देती है। जैसे कोई नौकरी पाया तो आसपास के लोगों पे एलआईयू जाएगी, वहां पर उनके बारे में पता लगाएगी, ये कैसे आदमी है, क्या है, कैसे है, तमाम सूचनाओं को अगर मालूम होता कि नहीं कोई कहा भाई उनका लड़का पाया, नौकरी बड़ा मेहनती था, बहुत सज्जन था लड़का, शुरू से मेहनत करता था, कभी कभी कुछ उसने हम लोग तो कभी उसको किसी गलत काम में पाया नहीं, इसका मतलब कुछ अच्छा कैरेक्टर है। किसी में अरे भाई वो नौकरी तो पा गया, दबंगई से 3-5 का नौकरी पा गया, लेकिन आदमी तो बहुत ठीक नहीं है। अब ऐसा आदमी नौकरी पा गया है तो सरकार का क्या करेगा भगवान ही जानता है, अगर सरकारी नौकरी, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट आती है। अब आता है पासपोर्ट। आपको विदेश जाना है, पासपोर्ट, तो विदेश में जाने के लिए जब आप जा रहे हैं तो देश की इज्जत को बचाने के लिए, मतलब पता किसी गलत आदमी को हमने विदेश में भेज दिया गलती से, उसका हिस्ट्री कार्ड हमारे पास बिल्कुल सही नहीं रहा और उसने विदेश में जाकर के कुछ ऐसी गतिविधियां कर दिया जो कि देश के लिए अपमानजनक हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उस आदमी का हर एक तरह का रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि ये आदमी हर तरीके से सही है कि नहीं है। तो उसके भी वेरिफिकेशन का काम कौन करता है? एलआईयू। अब आपको समझ में आ गया कि एलआईयू मतलब जिले स्तर की संस्था है जो कि खुफिया का काम करता है। ठीक। अब रही बात कि दूसरा क्या होता है, सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करता है। ये क्या है, 1902 में क्या है, पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने इसको बनाया था। कैसे बनाया था? उस समय लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, सर एंड्रू फ्रेजर थे, एक पुलिस कमीशन बनाया गया था, उनके नेतृत्व में उन्होंने एक संस्था बनाई थी जो कि कहलाई गई क्या था, पुलिस आयोग,
है ना, इस आयोग की स्थापना उन्होंने किया था। इनको रिपोर्ट देना था कि राज्य स्तर पर हम किस तरह से कानून व्यवस्था को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर जो है 1905 में सीआईडी की स्थापना की गई। अब हमने क्या लिखा है, हर राज्य के पुलिस विभाग के अधीन होता है। कहां होता है, हर राज्य के पुलिस विभाग के अधीन ये होता है, ठीक है। ये हत्या, महिला उत्पीड़न, अवैध कार्य, बड़े गंभीर अपराधों की जांच करता है। ये छोटे कार्य के लिए नहीं है कि छोटा मालूम है कि कोई आदमी कर रहा है कि उसने तो साफ जेब काट लिया है, उसकी सीआईडी जांच नहीं कर रही है। वो जो है उचक्का एक पता चला किसी का पर्स लेकर भाग गया, सीआईडी वो काम नहीं कर रही है। ये काम तो पुलिस का काम है। सीआईडी जो बड़े जघन्य अपराधों के लिए काम करता है, जिससे कि राज्य की कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है या राज्य सरकार के शीशा लेदर हो रही है। इन कामों के, बड़े अपराधों की जांच के लिए क्या किया जाता है, ये सीआईडी की स्थापना की है। अब एक चीज और आती है, क्राइम ब्रांच। आपने सुना होगा उसकी सीबीसीआईडी जांच हो रही है। सीबी क्राइम ब्रांच क्या करता है, क्राइम ब्रांच भी इसी के ब्रांच है, सहयोगी संस्था है, ठीक है। ये क्या करता है कि जब इनकी यूनिट जब छोटी इनकी होती है तो ये पर्टिकुलर काम को क्राइम ब्रांच को देता है, जो कि दूर दूर भी जाकर के अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं। ये वहां पे स्थिर नहीं रहते हैं कि हम यहीं पर हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इनको कहीं भेज दिया जाए क्राइम ब्रांच, जो क्राइम ब्रांच पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। इनकी पूरी एक अलग तरह की टीम ही होती है। वो कैसे काम करती है वो अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। फिर क्या, ये हाईकोर्ट के जांच संबंधी निर्देश का भी पालन करती है। मतलब क्या है, ये राज्य स्तर का चूंकि विषय है, सीआईडी है, तो राज्य स्तर के पे किसी भी खास चीज पे जांच का आदेश कौन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। माना कि हाई कोर्ट ही देता है। माना कि सुप्रीम कोर्ट तो कहीं भी कोई आदेश दे सकता है, किसी भी जांच के लिए करता है, लेकिन राज्य स्तर पे जो है सबसे पहले जिम्मेदारी है हाई कोर्ट। माना कि कई ऐसे भी अपराध होते हैं जहां पर कि मालूम होता है कि लोग कहते हैं कि प्रशासन चिलता है या पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है ना, इससे अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। अक्सर ये सब चीज आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे। ऐसी व्यवस्था में कई बार क्या होता है कि लोग हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, हाई कोर्ट से आदेश करते हैं। हाई कोर्ट कहता है भाई इनकी सीबीसीआईडी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीसीआईडी जांच जो है एक अलग व्यवस्था हो गई, जो कि पुलिस की जांच व्यवस्था से बिल्कुल अलग हो जाती है। वो सेपरेट एजेंसी है, उसकी फाइंडिंग अलग होगी और पुलिस की फाइंडिंग अलग होगी। अब इसमें क्या है, इसमें अफसर कौन थे, डीआईजी, एसपी, इंस्पेक्टर, एसआई, हेड कांस्टेबल, फोटोग्राफर, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, आज से बनी फॉरेंसिक टीम होती है। अब आप ये देखिए कि ये जो टीम है इसमें कौन कौन लोग हैं। फॉरेंसिक टीम जो बनती है, ये फोटोग्राफर है, कहीं कोई घटना हुई फोटो लेने चला गया। आपने देखा होगा कि कोई भी घटना होती है तो मालूम होता है कि फॉरेंसिक टीम वहां बुला ली गई है, वो फोटो लेते हैं, वहां की चीजों को फिंगरप्रिंट लेते हैं और क्या करते हैं, कई एक्सपर्ट और भी होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि सीआईडी एक सीरियल भी आता है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सब सीआईडी का रोल ही क्लियर हो जाएगा कि सीआईडी एक्चुअली करती क्या है, बिल्कुल उसमें क्लियर पिक्चर ही है। खैर उसको छोड़िए, अब हम आगे बढ़ते हैं। और यही चीज मैंने कहा कि जब इसी सीआईडी से जो है एलआईयू अलग किया गया था, क्योंकि माना गया कि सीआईडी अकेले दम पे लोकल चीजों को नहीं देख पा रही है, इसलिए हुआ कि लोकल की जिले स्तर का कार्य जो है एलआईयू को सौंप दिया जाए। अब आती है एक बड़ी चीज, आती है सीबीआई। अक्सर आपने देखा होगा सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच की मांग। ये बहुत बड़ी संस्था है सीबीआई, ये समझिए कि सबसे बड़ी इंक्वायरी मानी जाती है देश के अंदर। ये क्या है, इसकी स्थापना क्या है, वर्ष 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली। सबसे पहले क्या हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया में इसको हमने लिखा पूर्वगामी, ब्रिटिश इंडिया में भारत सरकार द्वारा स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा हुई। पहले इसका क्या नाम था, कोई नाम नहीं दिया गया था। पहले क्या विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, यही इसका नाम दे दिया गया, विशेष पुलिस। वह है पुलिस ही, लेकिन विशेष पुलिस है, इसको दर्जा दे दिया गया। अभी इसको सीबीआई का नाम नहीं दिया गया था। ये ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कब की बात है, 1941 की बात है। इसका अच्छा, इनका जो मोटो है, सिद्धांत क्या है, ये कहते हैं उद्योग, निष्पक्षता, अखंडता, इनका मोटो है। अब क्या है, इसके प्रथम निदेशक कौन थे, मिस्टर धर्म प्रसाद कोहली इसके प्रथम डायरेक्टर थे, फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक, अब इसका कार्य क्या है, यहां पे तो आपने देखा कि इनके कार्यों को देखा राज्य स्तर पर रहा है, ये हर जगह काम करती है, ये देश के किसी कोने में भी पहुंच सकती है। और विशेष रूप से जो है राष्ट्र स्तर पे जो भ्रष्टाचार होते हैं, इनकी ये जांच करता है। मालूम हुआ कि हम विदेश से सामान खरीद रहे हैं
माननीय मंत्री जी जिसके कहे वो और या उनके लोग मिल करके उन्होंने कहा भाई ठीक है इतने का सामान आ रहा है, हम इतना % हमको कमीशन दे दो, इतने 1000 करोड़ रुपए की डीलिंग हो गई। जैसे आपने देखा होगा कभी होता है पंडित सुखराम कलमाडी ऐसे लोग तमाम लोग जेल में गए, कई केस ऐसे भी जिसमें क्या आरोप लगे लेकिन उसमें क्लियर नहीं हो पाया कि एक्चुअली क्या होता। विदेशों से सामान मंगाते हुए रिश्वत ले लेते हैं लोग, सरकारी अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यहां तक कि नेताओं का भी रोल माना जाता है। तो इस स्तर की चीजों पर भ्रष्टाचार पे अंकुश रखने के लिए सीबीआई का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक अपराध, यही हो गया आर्थिक अपराध। भाई पता चला कि हमने कोई सामान खरीदा कि हेलीकॉप्टर हमको खरीदना है, 5000 करोड़ उसका दाम है, हमने कहा भाई ठीक है इसका डील हम 6000 करोड़ रुपया पैसा आपको देंगे, वो उसमें से 500 करोड़ रुपया आप मुझे दे दीजिएगा। क्या हुआ, सामान तो 5000 करोड़ रुपए का था लेकिन देना कितना पड़ा, 6000 रुपया करोड़। अब 500 करोड़ रुपया जो है जो डील करने वाले बिचौलिए उन्होंने ले लिया, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसीलिए कहा गया सरकारी भ्रष्टाचार। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इंटरपोल के भी संपर्क में रहता है, इंटरनेशनल पुलिस के संपर्क में रहती है। क्यों रखा जाता है इनको इंटरनेशनल पुलिस के, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो राष्ट्र के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जैसे मैंने बताया कि मान लो हमको हेलीकॉप्टर लेना है तो हम तो किसी भी देश से ही लेंगे ना हेलीकॉप्टर, जनरल तो बना नहीं रहे हैं, तो डील हुआ। तो अब पता चला कि हमको वहां की पुलिस की जरूरत पड़ेगी, तो हमने कहा जिस देश से डील हुई है कि भाई फला का नाम आ रहा है, मालूम हुआ कि ये जो है बिचौलिया ने इतना पैसा लिया हुआ है, इसके अंदर है ये सामान, इसको खरीदने के लिए इसे 500 करोड़ रुपए का 500 करोड़ डॉलर लिया हुआ है। तो उस समय जो है इंटरपोल हवाई मदद करता है क्योंकि वो उस देश के अंदर रहता है, उसको हम डायरेक्ट अपने पास नहीं ला सकते ना उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी देश के सीमा का उल्लंघन करके वायलेट करके वहां पे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि इंटरपोल। अब क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार से इनको मुक्त रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि अति गोपनीय चीज है। अगर हम ये पता लगाने लगे कि भैया हमें सूचना दीजिए कि अब तक के जांच में कौन कौन पकड़ा गया, किसका नाम आया है, कितने की डीलिंग हुई है, और आपने जो है वो बैलेंस शीट चेक किया कि नहीं चेक किया, तमाम चीजें जैसे है कि डील का पेपर दीजिए कैसे दिए, तो फिर जांच क्या कर पाएगी। इसलिए इसको जो है विशेष रूप से इस जांच संस्था को आरटीआई से मुक्त रखा गया है। अब आता है आईबी। आईबी क्या है, अब आईबी के बारे में देखिए, इसका नाम क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है, 1985 में चार्ल्स मैकग्रेगर ने इस जांच एजेंसी का बागडोर संभाला शिमला में। कहां पे, शिमला में। कौन थे वो, मिस्टर चार्ल्स मैकग्रेगर। इन्होंने एक सिंपली जांच एजेंसी बनाई गई थी, अभी उसका कोई नाम नहीं रखा गया था। ये हुआ कि भाई इस बहुत चीजें हैं जो कि डोमेस्टिक है, इंटरनल एक्सटर्नल चीजें हैं, उनके बारे में हमको जांच की एजेंसी बना लेनी चाहिए जिससे कि कोई भी समस्या पैदा हो तो उससे हम निपट सके, या उसके पहले ही हम जांच करते रहें कि ऐसा कुछ होने ना पाए। लेकिन ऑफिशियली क्या है, फिर क्या 1887 में इसकी स्थापना किस नाम से हुई, सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। क्या नाम रखा गया, सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। और क्या है कि हमने लिखा हो सर्व प्राचीन, यह इस प्रकार की विश्व की सबसे पुरानी संस्था है। अगर कोई भी पूछे आपसे कि ओल्डेस्ट स्पाई एजेंसी कौन है, तो यू कैन से द ओल्डेस्ट स्पाई एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी है हमारी विश्व की सबसे पुरानी गुप्तचर संस्था, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में है वो आधुनिक भारत के, सॉरी आधुनिक विश्व के। ठीक, अब क्या है 1921 में इसे इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कहा जाने लगा। आप देखिए नाम कैसे बदलता जा रहा है, क्या हो गया, आईपीआई, ठीक है ना, इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है 1921 तक। 1947 में ये आईबी हो गया। इसका मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि आईबी की स्थापना इस सन में हुई थी या इस सन में हुई थी, इस सन में। आईबी 1947 में कैसे हुआ, जब भारत ने आजादी प्राप्त कर लिया तो भारत ने इसका सब कुछ नाम बदलते हुए इसका नाम ही रख दिया इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, फर्स्ट डायरेक्टर मिस्टर संजीव पिल्लई। ठीक, और इसका सिद्धांत क्या, मोटो क्या है, जैसे कि हमने बताया इनका उद्योग निष्पक्षता अखंडता है। इनका क्या है, जागृतम अहर्निशम, मतलब हमेशा जागृत रहिए, जागते रहिए। भाई अगर आप हमेशा जागते रहेंगे घर में
तो हर तरीके से क्या होगा कि जिस घर में हमेशा जागरण, क्या वहां चोरी हो सकती है, वहां अपराध हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस जागरण का मतलब है कि जागने का मतलब है कि जागरूक रहिए, हमेशा हर चीजों पर, एक्टिविटी पर ध्यान देते रहिए। मतलब सोने से मतलब यहां पर नहीं कि सोते रहेंगे जागते हैं, मतलब जागते रहिए, हर चीज में अलर्ट रहिए, हर पोजीशन को देखते रहिए, कहां क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद फिर भारत के गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री के अधीन ये काम करता है। अब से पूछा जाए भाई कि आईबी किसके उस पर काम करता है, तो ये होम मिनिस्ट्री तक है। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 1968 तक बाह्य एवं आंतरिक दोनों सूचना एकत्र करता था। मतलब क्या था कि हमारे देश की बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों की जिम्मेदारी किस एजेंसी को दी गई थी? आईबी को दी गई थी। लेकिन हुआ क्या, आईबी अपने मिशन, अपने उद्देश्यों में विफल हो गई है ना। आईबी फेल्ड इन हिज मिशन। क्यों फेल हो गया? आप देखिए, आईबी शुरू से काम करता था, हम शुरू से चल रहे हैं। 1948 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कबायली भेज दी, उसकी कोई सूचना नहीं दे पाए कि कबायली आ रहा है। वहां के लोकल लोगों ने बताया कि कबायली जो है आ रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी राइफल्स के लोग हैं, जो कि सेना के लोग हैं, वर्दी में नहीं है, कबायली बन करके आ रहे हैं और कश्मीर के अंदर घुस रहे हैं। पहला फेल। एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत बाय चाइना, चाइना ने तिब्बत का एनेक्स कर लिया है। वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहां पर भी हम शांत बैठे, क्या या सूचनाएं मिली, उस पर कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो अलग बात। वो आपके सामने कि चीन ने तिब्बत को लेकर हड़प लिया आराम से। ठीक, नहीं तो तिब्बत हमारे और चीन के बीच में एक बफर स्टेट था, इससे भारत की सुरक्षा काफी हद तक सुदृढ़ थी। ठीक, अब आइए 1962 में हम जो है चीन के साथ कह रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई नारा लगा रहे हैं, हम पंचशील के समझौते का सिद्धांतों का पालन करते हैं। लेकिन चीन क्या कर रहा था? चीन तो हमारे ऊपर हमले की तैयारी कर रहा था। अचानक हमला हुआ, तब हम जगह करे, वहां पर तो हमला हो गया। चीन हमारा 95,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया। ठीक है ना। अब क्या है कि मतलब इतनी बड़ी तैयारी कर रहा हो, उसने अचानक 21 अक्टूबर को अटैक कर दिया, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस मिशन में भी फेल रह गई। 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया। जनरल अयूब खान कहते थे कि सुबह की चाय रावलपिंडी, शाम की चाय नई दिल्ली पीऊंगा। उनको अपने पैटर्न टाइप पर बहुत भरोसा था। ठीक है, ये मतलब विषयांतर मैं कर रहा हूं, लेकिन आईबी फेलोर का मैटर इससे बता रहा हूं क्योंकि उनको लगता था कि हमारे पैटर्न टैंक जब चलेगा, रावलपिंडी उस समय पाकिस्तान की राजधानी थी, आज इस्लामाबाद है। उन्होंने कहा कि मैं चलूंगा तो मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है। अब समझिए कि इस तरह की स्थितियों पर भी जो है हम अपने को अलर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या होता है कि माना कि कुछ गोपनीय सूचना, चूंकि 62 में हम मार खाए हुए थे, इसलिए कहीं कहीं से हम सूचनाएं इकट्ठा कर रहे थे अपनी। आईबी का भी सपोर्ट था, लेकिन आईबी का मिशन पूरा फेल हो गया था। इसके वजह से क्या हुआ, 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा कि नहीं भाई, आईबी से पूरा काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन्होंने आईबी से एक नई जासूसी संस्था बना दी। उसका नाम था रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इन्होंने अलग कर दिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आईबी को भी काम करने दो, इनको भी काम कर दिया। अब आईबी का क्या